नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज में। अभी तक के प्रकरणों में आपने देखा कि 1 रुपए के नोट और दूसरे नोटों में क्या अंतर है। आज के समय में पैसा बनता कैसे है, मंदी और महंगाई किस तरह देश में आती है, बेरोजगारी, भुखमरी और लालच क्या हमेशा ही समाज में रहते हैं या इन्हें पैसे की व्यवस्था पैदा करती है। आपने यह भी देखा कि इस पैसे की व्यवस्था को बनाने वाले मनी चेंजर्स का इतिहास कहां से शुरू हुआ और कैसे उन्होंने पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका पर अपना कब्जा कर लिया। इस कब्जे करने की प्रक्रिया में अमेरिका के जिस भी राष्ट्रपति ने उनके रास्ते में आने की कोशिश की, उसको बड़ी सफाई से मरवा दिया गया। और फिर प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध भी इन्हीं लोगों ने करवाया और इन दोनों युद्धों से खूब संपत्ति लूट ली। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हिटलर इन लोगों के विरुद्ध चला गया तो जर्मनी को भी जबरदस्ती युद्ध में उतार दिया गया। और ऐसे करते करते उन बैंकर्स के हाथ भारत पर भी आ गए। दो 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश के खनिजों और संसाधनों को कौड़ियों के भाव लूटा जा रहा था। साथ ही साथ यूपीए सरकार के नाम कई घोटाले भी जुड़ चुके थे, जैसे कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला। विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगा रही थी। सरकार के खिलाफ जनता के बढ़ते आक्रोश को भांपते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तय कर दिया गया कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाए, ताकि सरकार के खिलाफ लोगों के पनप रहे गुस्से को एक दिशा दी जा सके और लोगों को यह महसूस कराया जाए कि अब तक वो एक देशद्रोही सरकार की छत्रछाया में थे, लेकिन अब वह एक देशभक्त सरकार को वोट डालेंगे। देखते ही देखते अचानक मोदी नाम के ऊपर प्रचार करने के लिए इतना पैसा लगाया गया कि बच्चे बच्चे के मुंह पर एक ही नाम आ गया। और 2014 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने भी देश के सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। कांग्रेस मुक्त भारत के बाद मोदी का अगला उद्देश्य था किसान मुक्त भारत। इसीलिए 31 दिसंबर 2014 को मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के मार्गदर्शन में एक अध्यादेश जारी किया, जो 1894 के भूमि अधिग्रहण के काले कानून से भी अधिक खतरनाक था। दरअसल साल 1894 में भारत के किसानों की जमीन हथियाने और कृषि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के इरादे से अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था। इसकी वजह से इंग्लैंड के कारखानों और खेत मालिकों को काफी लाभ मिला था, लेकिन भारतीय किसान लगातार उसके विरोध में लड़ते रहे हैं। 1947 के बाद भी यह कानून भारत में लागू रहा। दो 2015 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, जिस वजह से सरकार कानून को राज्यसभा में पास नहीं करवा पाई। किसान मुक्त भारत की नीति तब तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन किसानों की जमीन छीनने के उद्देश्य से 5 साल बाद 2020 में फिर से उसी तरीके के 3 कानून लाए गए। ऐसे कानूनों के आने के बाद होता यह है कि किसान अपनी जमीन कॉरपोरेट को बेच देता है
और जमीन बिकने के बाद पैसा आने पर कुछ किसान अपना कर्जा चुकाने में लग जाते हैं, कुछ घर बनाने में, कुछ बच्चों की पढ़ाई पर खर्च देते हैं और कुछ लोग शराब और जुए में पैसा उड़ा देते हैं। इस तरह से एक दिन सारा पैसा और जमीन पूंजीपतियों की हो जाती है और किसान गरीब, बेरोजगार और भूमिहीन हो जाता है। ब्रिटेन और विश्व बैंक की एक परियोजना के लक्ष्य के अनुसार 2020 तक 2 करोड़ किसानों को विस्थापित करके भारत को एक निर्यात केंद्रित, कॉरपोरेट नियंत्रित और औद्योगिक कृषि मॉडल के लिए तैयार करना था। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह 3 कानून लाए गए। ये सब करने के पीछे उनका यह तर्क है कि परंपरागत भारतीय किसान उत्पादक नहीं है और ना ही वो बाजार के लिए खेती करते हैं, इसीलिए उन्हें खेती के काम से हटा देना ही बेहतर है। इन कानूनों की वजह से होगा ये कि किसान आत्महत्या करेंगे या जमीन कॉरपोरेट को बेचकर शहरों में मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हो जाएंगे। बाबा रामदेव को तो आप सब जानते ही होंगे। बाबा रामदेव भी बैंकर्स के विरुद्ध बोलने लगे थे। 2012 का उनका एक वीडियो देखिए। ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगों से। नेपोलियन, हिटलर आदि उसके बाद में शिकार हुए। पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी, पूंजीवादी जो सोच है, इसके 2 हैं संस्थापक। एक हैं रॉथस्चाइल्ड और दूसरे हैं रॉकफेलर। और दोनों के ही संयोग से 5-5 बच्चे थे और उससे जो है ये पूरी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था खड़ी हुई। क्या नाम बताया? एक का नाम रॉथस्चाइल्ड, उसको रॉथशील्ड भी बोलते हैं, कुछ रॉथस्चाइल्ड बोलते हैं, और दूसरे रॉकफेलर। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ, यह 18वीं शताब्दी की देन है, और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रॉथस्चाइल्ड पैदा हुआ। रॉथस्चाइल्ड, अब रॉथस्चाइल्ड जो है ये यहूदी परंपरा में विश्वास रखता है। इसने बैंक और बैंकर्स की, बैंकों की व्यवस्था ही, ये जो करेंसी की व्यवस्था, वो उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक और बैंकर्स, ये पूरा जो सिस्टम, जो पूरी दुनिया की सारी संपत्ति कहां जाती है? अंततोगत्वा बैंकों में जाती है और जो है सोने में जाती है। तो सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया की उस समय जो आर्थिक राजधानियां थी, 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया। और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने जिंदगी में शातिर पने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया, खाली यही तिकड़म कि सारी दुनिया के फिर जो ताकतवर लोग हैं उनके सारी संपत्ति को अपने यहाँ बैंक में कैसे लाया जाए और उन बैंकों से फिर पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो, नेपोलियन और हिटलर से लेकर के और पूरी दुनिया में 2 ही तो, एक तो पश्चिम का जो पूंजीवाद हम जिसको बोलते हैं, और एक जो साम्यवाद। साम्यवाद को भी फाइनेंस इसी इन्होंने किया, 2 व्यक्तियों ने साम्यवाद को और जो है पूंजीवाद को, दोनों को फाइनेंस किया। किसने? रॉथस्चाइल्ड ने और रॉकफेलर ने। और ये पूरी दुनिया ऐसे खड़ी। यही बाबा रामदेव इस मुद्दे पर चुप रहते हैं और भारत की इस भ्रष्ट सरकार का पक्ष लेते हुए भी नजर आते हैं। 2 में से एक बात हो सकती है, या तो बाबा रामदेव दुनिया के इन मालिकों से डर गए, और अगर डरे नहीं हैं तो फिर इनके साथ समझौता हो गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आप ये जानेंगे कि जब ईरान और ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने इनके विरुद्ध जाना चाहा तो इन बैंकर्स ने उनका क्या हाल किया, और आप ये भी जानेंगे कि इकोनॉमिक हिटमैन कौन होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।